हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का मेगा लाइव टेस्ट, जो कि टेक्स्ट बुक पर इस वक्त चल रहा है गतिमान मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। एनटीपीसी का एक और लाइव टेस्ट चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, जिसका नाम है प्रतिभा मिनी लाइव टेस्ट। ये मिनी लाइव टेस्ट है जिसमें हाफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये फुल हाफ क्वेश्चंस मतलब नहीं, इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 40 मार्क्स के 32 मिनट के लिए। ये वाला फुल मॉक है, ठीक है, जो कि एग्जाम में 90 मिनट्स का आएगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। ये फुल मॉक है। तो आज हम फुल मॉक लगाने वाले हैं, ठीक है जी। तो बाकी जिसका आरपीएफ का, कांस्टेबल का एग्जाम है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम है, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए आप रेलवे के सारे मॉक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एनटीपीसी का मॉक वो लोग भी लगा सकते हैं जिनका आरपीएफ का एग्जाम है, ठीक है जी। तो चलिए आज हम एनटीपीसी का मॉक लगाएंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आपको एग्जाम में किस तरीके से विद इन टाइम पेपर को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे आप कुछ क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं, किस किस तरीके से आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपका बहुत सारा समय बचा सकते हैं, वो सब आप यहाँ सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया है ये, काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई सेक्शन वाइज फंडा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये नहीं है कि पहले पहले मैथ्स को अटेम्प्ट कर लें या फिर रीजनिंग को, इसमें मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन के साथ, सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं और जनता को यह सलाह दी है कि वे सड़क के किनारे कुछ न खाएं क्योंकि वह अस्वस्थ होता है, अस्वच्छ होता है, ठीक है। तो ये तर्क है, एक फैक्ट दिया हुआ है, इस फैक्ट के आधार पर क्या क्या धारणाएं धारणाएं बनाई जा सकती हैं, ये आपको बताना है। तो सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है और जनता को बोला है कि सड़क के किनारे कुछ नहीं खाना क्योंकि अस्वच्छता फैलेगी इससे। तो इससे हम क्या क्या धारणा बना सकते हैं। सरकार सड़क किनारे विक्रेताओं के कारोबार को बंद करना चाहती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बंद थोड़ी करना चाहती है, ये तो बिल्कुल इसमें कहीं से निकल ही नहीं रहा कंक्लूजन। सरकार होटल के मालिकों का लाभ बढ़ाना चाहती है? ये भी इससे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। वो केवल अस्वच्छता ना हो इस वजह से उसको बंद किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी तरीके का आ गया। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा गलत होने के चांसेस भी रहते हैं, तो आप मार्जिन ऑफ एरर लेके चला करिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो वे अपना लाल रंग खो देंगी? बिल्कुल हो सकता है, ये तो सही बात है। जब तक ये रक्त में रहेंगे तब तक लाल रक्त कोशिकाएं लाल रहेंगी। क्या रक्त में रहेंगे? लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इनकी उपस्थिति के कारण होता है रंग लाल। जब तक वे रक्त में रहेंगे तब तक क्या रहेंगे? ये तो मेरे को सेंटेंस ही गलत लग रहा है। इनके बारे में तो बात चल रही है, रेड ब्लड सेल्स के बारे में तो बात चल रही है। क्या रहेंगे? मेरे हिसाब से तो पहले ही ठीक है, बाकी तो देख लेंगे, गलत भी हो सकता है इन क्वेश्चंस में। थोड़ा मैं तो लेके चलता हूँ एरर कि हाँ भाई हो सकता है गलत, ठीक है जी। चलिए कलर बदलते हैं, ठीक है। 7 19 55, 7 या 21, 19 या 57, ये × 3 - 2 हो रहा है, × 3 - 2, 19 या 57 × 3 - 2। तो इसमें भी × 3 - 2 होना चाहिए। तो × 3 करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 में से 2 गया तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो इसी में केवल यूनिट डिजिट 3 है। बाकी आप पूरा भी कर सकते हो। 55 × 3, तो कितना हो गया? 5 × 3 = 15 और एक 16, और -2 करेंगे तो 163 आएगा, ठीक है। आप स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे डायरेक्ट, बाकी कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 274 का अर्थ है ये,
137 का अर्थ है ये, 752 का अर्थ है ये। तो पूछा क्या वर्शिप का, तो वर्शिप देख लो भाई कहाँ पे, वर्शिप यहाँ पे है। और किसी में भी है क्या वर्शिप? नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है वर्शिप, केवल इसमें है। इट मीन्स कि इसका जो कोड है वो केवल, सॉरी ये रहा, जो इसका कोड है उसमें केवल एक चीज़ ऐसी होगी जो इसी में होगी। ठीक है, एक जो कोड होगा इन तीनों में से वो केवल इसी का कोड होगा, क्योंकि वर्शिप और किसी में नहीं है। तो पहली बात तो ये कि इसमें से 137 में से ही एक आंसर होगा। तो 137 देखो, 137 में से 3 और 7 है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, 7 और 3 में से एक आंसर होगा। अब लेट्स सी, इसका जो कोड है वो किसी और में भी दे रखा है, जैसे ये 7 है, 7, ये 7 इधर भी दे रखा है। इट मीन्स कि इसमें जो गॉड है ना, वो गॉड यहाँ पे भी है, तो गॉड का कोड जो है वो 7 है, तो 7 भी आंसर नहीं होगा। एक ही चीज़ बची वो 3, तो 3 आंसर होगा। आप समझ पाए, जो चीज़ें कॉमन होती है उनका कोड भी तो कॉमन होगा ना। जैसे यहाँ पे गॉड है, यहाँ पे भी गॉड है, तो जो कोड गॉड का यहाँ पे होगा वही कोड यहाँ पे होना चाहिए। तो 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, इट मीन्स कि 7 ही ऐसा है जो गॉड का होगा। बचा हुआ एक ही ऑप्शन था 3, तो वही आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए। क्या बोल रहा है, 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है, मतलब ऑड वन आउट छांटना है। 19 से 324 मतलब एक कम का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 से 35, 5 इंटू 7 है। ठीक है, 7 निम 63 इंटू 9 है। बिल्कुल ठीक है, और ये अपने से दो ज़्यादा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 15 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 15 3 45, 4 15 4 19। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला गलत होगा। बाकी सब में अपने से दो ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसमें एक कम का स्क्वायर, अगर इसमें भी इंटू 21 करके देखें तो 19 से कम 19, 38 और 1 39, 39 आना था, बट ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो ऑड वन आउट है, बाकी सब किसी एक लॉजिक से सेम है। इसमें भी क्या बोल रहा है, किसी ना किसी प्रकार से समान है, ऑड वन आउट छांटना है, विषम का चयन करना है। तो सोना, लोहा, चांदी, इस्पात होती है स्टील। देखो ये तो मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर होता है, ये सारी जो है वो सिंगल वाली धातु हैं, तो मेरे हिसाब से ये अलग होना चाहिए। लेट्स सी, कितने त्रिभुज हैं? भाई ये सवाल बहुत पकाने वाला होता है, मैं तो इसको एंड में ही करूंगा। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, एंड में करूंगा इसको। ठीक है जी, चलिए इसका कलर बदलते हैं, ब्लू। क्या बोल रहा है, इसमें भिन्न को चुनना है, मतलब ऑड वन आउट छांटना है। तो सबसे पहले ये देख लो, पहले से पहले का कनेक्शन, DEFG+3, GHIJ+3, FGH+2। देखा, पहले वाले कोड से ही मिल गया, इसमें +2 है, इसमें +3 है क्या, KLMN+3। बाकी सब में पहले वाले में +3 है, इसमें ही पहले वाले में +2 है। अगर मान लो पहले से पहले का कनेक्शन नहीं दिखता तो फिर दूसरे से दूसरे का देखते सभी में। ठीक है, जो वाला ऑड होता है उसको हम, मतलब जिसमें अलग एक पैटर्न लगता है उसको ही हम आंसर में मार्क कर देते हैं। ठीक है जी। हम्म हम्म, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टी टी को 14 लिखा जा सकता है क्या? नहीं, तो एक बार एंड में देखो, एंड में क्या है, 20, बिल्कुल टी का 20 होता है। पहले पहले से पहले पे चेक करो, फिर पहले से लास्ट पे चेक करो। ठीक है, मोस्टली इसमें आंसर मिल जाता है, नहीं तो फिर दूसरा पैटर्न आपको खोजना पड़ेगा। तो ये टी से 20 हो गया। ठीक है, आर का कोड होता है 18, ये 18 लिखा हुआ है। ठीक है, ए का 1 होता है, 1 है, आई का 9 है, एन का 14 है। बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट वाले का लास्ट से दे रखा है। पी का 16 है, बिल्कुल ठीक है। तो एस का क्या होता है, एस का 19 होता है। ठीक है, 19 होगा सबसे एंड में, तो एंड में यहाँ पे 19 सब में है। ठीक है, के का क्या होता है, 11, तो जे के, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एस का 19 होता है ना, तो एच का आएगा। एस के बाद एच, एच क्या होता है, 8 होता है, 8 सभी में दे रखा, नहीं इसमें नहीं दे रखा 8। समझ पा रहे हो आप, पहले 19 फिर 8 फिर 8 फिर 8, 3 में दे रखा, एक में नहीं दे रखा। 8 के बाद क्या है, एन, एन का होता है 14, तो 8 के बाद 14 ये रहा, 14 इसमें भी और 14 इसमें नहीं है। 8 के बाद इसमें 11 दे रखा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद क्या है, के है, के का क्या होता है कोड, 11, तो 14 के बाद 11 यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद ई का होता है 5, तो ये वाला होगा कोड। हालांकि इसको हमें शुरू से शुरू कर चेक करना चाहिए था, तो जल्दी आंसर आया था। खैर चलिए, आप समझ पाए ना इस क्वेश्चन को? नहीं समझ पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लेना। इसमें क्या बोला है इसने, आरेख में षटभुज, 6 भुजाओं वाला, इसका अर्थ है इंजीनियर, ये इंजीनियर है भाई। ठीक है, व्रत का अर्थ है संगीत प्रेमी, ये सिंगर है, मतलब जो म्यूजिक को प्रेम करते हैं वो है। आयत का अर्थ है मॉर्निंग वर्कर्स। ठीक है,
पूछा गया इसने मॉर्निंग वर्कर, ये सिंगर है, मतलब जो म्यूजिक को प्रेम करते हैं वो है। आयत का अर्थ है मॉर्निंग वर्कर्स, ठीक है। पूछा गया इसने मॉर्निंग वर्कर्स, कितने मॉर्निंग वर्कर्स संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो इंजीनियर कौन है इसको देख लो आप, बस उसको हटाना है, तो इंजीनियर ये है, इसको हटाना है। तीनों एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं, बस इसका नाम पढ़ लो जिसको हटाना है। तो हटाने किसका, इंजीनियर को है, तो इसको हटा दो इस वाली बाउंड्री से हटा के। बाकी दोनों में ये वाला है 35, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 35 ऐसा होगा जो दोनों होगा बट इंजीनियर नहीं होगा। आप समझ पाए ना बात को। इसने पूछा है मॉर्निंग वर्कर्स और संगीत प्रेमी, तो ये जो 35 है ये सर्कल में भी है और ये आयत में भी है, ठीक है। और इस वाले को हटाना था, षटभुज को। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो इधर की तरफ उसका मुंह है। पूर्व आपको पता है ना, एग्जाम में कभी भी ईस्ट है तो वो राइट साइड पे आपको मानना है, ठीक है जी। चलिए, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमती है वाणी, तो क्लॉकवाइज मतलब इधर घड़ी की दिशा में, यहाँ पे आ गई 90 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, 135 वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई देखो 135, 90 यहाँ तक आ गया और 45 यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये 45 आ गया, वामावर्त घूम गई। अब फिर से वो 45 क्लॉकवाइज घूमते तो फिर से वापस इधर आ गई 45 घूम के। ये 45 था ना, यहाँ से यहाँ तक का 90 था, यहाँ से यहाँ तक का 45। अब वापस से क्लॉकवाइज 45 घूम गई, तो अब किधर है, जहाँ पे था वहीं पे इसका मुंह ईस्ट की तरफ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, फिर से कलर बदलते हैं। 104 का 13 से क्या लिंक है, 13 अट्ठे 104 होता है, ठीक है। और 152 19 अट्ठे 152 होता है, 19 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। अट्ठे अट्ठे दे रखा है, 8 जा 8 जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 47 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक्स आगे से 14वें स्थान पर है, आगे से 14वें स्थान पर ये, और एक्स जो है आगे से 14th स्थान पर है, ठीक है। जबकि वाई पीछे से 17वें स्थान पर है, तो पीछे से 17वें स्थान पर कौन है, वाई, जो कि 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो वाई पीछे से 34वें पे आ जाता है। एक्स का स्थान बताओ आगे से। इन्होंने चेंज कर लिया अपना प्लेस, यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। तो अब चेंज करने के बाद क्या हो गया, वाई पीछे से 34वें स्थान पे आ गया, तो ये वाई जो है ये इधर की साइड से 34वें पे आ गया, यहाँ से ये 34वां है, ठीक है। अब इसके आगे कितने लोग बचे, ये 14 था, यहाँ से शुरुआत से 14 था, तो इसके आगे 13 लोग थे, है ना। अब यहाँ पीछे से 34 नंबर पे आ गया, और इसके आगे यहाँ पे 13 लोग और हैं, तो ये कितने हो गए, 4 और 3 7 47 लोग हो गए। हालांकि इसने वैसे भी दे रखा है कि 47 लोग ही हैं, तो 47 हो गए। इसने पूछा कि एक्स का स्थान, तो भाई एक्स जो है वो पीछे से 17वें स्थान पर है, यहाँ से इधर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। तो हमें ये बताना आगे से कौन से स्थान पे होगा, हमें ये पता है जब हम यहाँ से इधर चलेंगे तो यहाँ पे कितने लोग बच जाएंगे, 16 बच जाएंगे। मैं कलर बदलता हूँ एक बार, फिर समझना आप। यहाँ पे 17, यहाँ से यहाँ तक 17 स्थान पे है, ये 17th पे, तो इससे इधर 16 लोग होंगे यहाँ पे, और टोटल लोग कितने 47। तो 47 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल 47 लोग हैं, तो यहाँ की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, जैसे 47 में से 16 घटेंगे कितना बचा, 31। अब 31 वे स्थान पे आएगा ये शुरू से, तभी तो इसमें आगे 16 जोड़ेंगे तो ये 47 बनेगा, है ना, क्योंकि लोग टोटल 47 है। तो ये 31st वाला जो है वो आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सभी एक्स बी हैं, तो ये सभी एक्स जो हैं ये बी के अंदर आते हैं, ठीक है। कोई सी एक्स नहीं है, सी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे जो सी है इसका कनेक्शन एक्स के साथ नहीं है। कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, तो सारे बी सही नहीं है तो कुछ बी भी सही नहीं सी नहीं होंगे। बी और सी का कोई कनेक्शन दे नहीं रखा ना सच। अगर सभी सभी बी सी नहीं है तो कुछ बी भी सी नहीं होंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक होना चाहिए। सभी सी बी हैं, तो सभी सी बी हैं क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो सी ऐसे होंगे जो नहीं होंगे बी, क्योंकि एक्स वाले जो हैं ये नहीं है सी, तो ये तो गलत होना चाहिए। कुछ एक्स सी है, तो कुछ एक्स सी हैं क्या, एक्स और सी का भी तो कनेक्शन मना किया हुआ है, नहीं है।
कोई भी सी एक्स ही नहीं है तो कुछ एक्स कैसे हो सकते हैं सी। तो आई थिंक केवल एक कंक्लूजन फॉलो करना चाहिए, बाकी तो लेट्स सी, देख लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, अगेन हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहले ऑप्शन में जाओ तो पहले तीन 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 है, काट दो। उसके बाद पाँच, छः, एक और छः, यानी एक, पाँच और छः में से आएगा पहले यहाँ पे कोई। तो एक, पाँच और छः में से देख लो पहले कौन आएगा। तो एक, पाँच और छः में से पहले कौन आएगा? पी आर, पी यू, पी आर। तो आर के बाद आता है यू, तो ये तो नहीं ही आएगा। आर पहले आता है ना, आर एस टी यू, तो ये तो इन दोनों के बाद आएगा, पहले आर वाले आएंगे। तो पी आर ओ, पी आर ओ, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे पी है। तो एफ और पी में से पहले कौन आता है? एफ आता है, तो सिक्स पहले आएगा। तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म। अब सिक्स के बाद एक और पाँच, तो एक और पाँच में से देखना पहले कौन आएगा। तो एक और पाँच में से पहले कौन आएगा देखें। एक और पाँच में से पहले आएगा पी आर ओ, पी आर, यहाँ पे पी यू। तो आर पहले आता है तो एक पहले आएगा। तो एक और पाँच में से देखना था ना, तो एक पहले आएगा। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, है ना। सिक्स, सिक्स सिक्स बचा था ना यहाँ पे, हाँ। फिर एक, वन, सिक्स, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया हमने शायद। एक बार और चेक कर दे, तीन खत्म हो गया था। एक, पाँच और छः में से कौन आया था? एक, पाँच और एक, पाँच और छः में से कौन बचा था? पी आर। पाँच तो नहीं था, छः बचा था, है ना। तो ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था। एक और दो में से देखना था ना अब तो हमें। छः आएगा पहले, एक सेकेंड यार, ये मैं मार कर इस पे चल जाता है, नहीं। ये तीन खत्म, एक, पाँच और छः। एक, पाँच और छः में से एक, पाँच और छः में से पहले कौन आ रहा था? पी आर। ये यू खत्म हो गया था, पाँच खत्म हो गया था, आर ओ पी, आर ओ एफ, सिक्स आ रहा था पहले, है ना। तो ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था। अब एक और दो में से पहले देखना था कौन आएगा। एक और दो में से देखो, पी आर ओ, पी आर यू, तो पहले पी आर ओ आता है ना, तो एक पहले आएगा। तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी मैंने फर्स्ट लगा रखा है ना, क्योंकि इससे मार्कर वगैरह चल गया तो कन्फ्यूजन में मैंने गलत लगा दिया शायद। सही कर रहा हूँ ना मैं? सिक्स आएगा, सिक्स के बाद एक और दो में से पहले कौन आएगा? पी आर ओ, तो एक पहले आएगा। एक, पाँच, छः, एक, पाँच और छः। ठीक है, सही है, फोर्थ आएगा। मैंने शायद कन्फ्यूजन में गलत कर दिया था। सी, एफ, के, एस से चलना है, सीरीज चल रही है। सी से एफ, तो तीन से छः प्लस तीन, एफ छः से, जे के 11, तो छः से 11 मतलब प्लस फाइव, तीन, पाँच, अब सात होना चाहिए, तो 11 और सात 18, है ना। तो 18 क्या है? आर होता है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तो आर 18 है, ठीक है। ई से जे पे, पाँच से 10 तो प्लस पाँच, जे से क्यू पे तो 10 से सात, 17 प्लस सेवन, और 17 से यहाँ पाँच है या सात है तो 9 होना चाहिए ना प्लस, तो 17 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा? 9 और सात 16, 26 आएगा, तो जेड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे गैप दिया हुआ है। पहले से पहली सीरीज को देखना है पहले ऐसे, फिर सेकंड से सेकंड को, और फिर थर्ड से थर्ड को। ठीक है, सेकंड सीरीज से ही हमारा आंसर आ चुका है, तो बाकी सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। यार एक बार मैं 15 को फिर से देख लेता हूँ, मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तीन तो नहीं होगा, इसके बाद एक, पाँच और छः, छः, पाँच और एक, इसमें पी आर यू, तो ये नहीं होगा पाँच। तो पी आर ओ, एफ और पी, तो एफ पहले आएगा तो सिक्स आएगा पहले, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद दो और एक में से पहले कौन आएगा? पी आर ओ, ओ पहले आएगा, यानी एक पहले आएगा, तो डी वाला ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी ठंडी है, प्रोत्साहित प्रेरित स्पर्धा। गर्मी ठंडी मतलब उल्टा है ना, ये तो गर्मी का उल्टा सर्दी होता है। तो प्र- प्रोत्साहित करना, प्रेरित, ये तो पर्यायवाची है। स्पर्धा, सफलता, पर्यायवाची है। बने रहना, कायम रहना, पर्यायवाची है। ध्वस्त करना, निर्माण करना, ये एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, विलोम है। हम्म, ये बदलते हैं भाई। पी क्यू से लंबा है, तो पी जो है वो क्यू से लंबा है। ठीक है, क्यू आर से छोटा है। क्यू जो है, इसको मैंने ज़्यादा गैप दे दिया, गैप नहीं दिया। पी जो है वो क्यू से लंबा है, तो क्यू से लंबा है पी। क्यू आर से छोटा है, क्यू जो है वो आर से छोटा है। एस पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। जो एस है वो पी से लंबा है, पी से लंबा एस है। एस लेकिन आर से छोटा है,
तो एस आर से छोटा है तो एस आर से छोटा है तो आर यहाँ नहीं होगा, आर ऊपर होगा। ठीक है, पूछा गया है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो क्यू है ना, सबसे नीचे क्यू है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 दूनी 32, ये क्या है, 16 दूनी 32 तो दिख रहा है लेकिन -3 है, ×2 -3, ये क्या ×6 लग रहा है, तो शायद ×2 -3 ×4 -5 ×6 ऐसा हो सकता है ना। ×2 -3 हो गया, ×2 -3, अब ×4 -5 आएगा, तो ×4 इसमें करेंगे कितना है, 3 चौक 12, 12 में से 4 गया, 120 में 4 गया 116, इस हिसाब से 116 होना चाहिए, अगर 116 में से -5 करेंगे तो 111, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो लॉजिक क्या था, ×2 -3 ×4 -5, एक बार इंटू एक बार माइनस, एक बार इंटू एक बार माइनस, सीक्वेंस में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष स्केटर्स भूरे बाल वाले लोग, अच्छा पुरुष स्केटर्स और भूरे बाल वाले लोग, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार ये लिंक चेक किया करो, जब ये वाला डायग्राम दिया हो ना ये वाला, तो एक बार ये देखो, क्या तीनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, पुरुष स्कैटर हो सकता है क्या, और वो भूरे बाल वाला भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो ये तीनों इंटर मतलब ये एक दूसरे को ना काटते हैं, तो ये इस वाले डायग्राम में आने की संभावना ज़्यादा है। जब भी ये वाला डायग्राम दिया हो तो सबसे पहले ये चेक करो, क्या तीनों एक ही व्यक्ति हो सकता है, पुरुष हो सकता है व्यक्ति, हाँ, वही स्कैटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और वही व्यक्ति भूरे बाल वाला भी हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो जो ये वाला बीच वाला हिस्सा, ये तीनों है, तो एक ही व्यक्ति तीनों चीज़ हो सकता है, तो ये वाला डायग्राम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए। बाकी तो देख लेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 व्यक्तियों के एक परिवार में ए बी का भाई है, तो ए जो है वो भाई है किसका, बी का। ठीक है, ई सी के पति की बहन है, तो यहाँ पे ई और सी तो नहीं दिख रहा, आगे बढ़ते हैं। एफ डी का पिता है और बी का दादा है, तो बी का दादा मतलब बी का कोई पिता है, और उनके पिता का भी एक पिता है, वो कौन है, बी का दादा कौन है, एफ। एफ जो है वो बी का दादा है और डी का पिता है, तो यानी डी का पिता होगा, तो ये दादा है तो प्लस होगा। ठीक है, चलिए, ई एफ की एकमात्र पुत्री है, तो ई जो है वो एफ की एकमात्र पुत्री, मतलब इसकी बहन होगी वो, ई। ठीक है, और क्या था भाई, सी का बी से संबंध, ये रह गया था ना। ई सी के पति की बहन है, तो ई जो है वो किसकी बहन है, इसकी, तो सी का पति है ये, सी के पति की बहन है ई। तो पूछा गया इसने सी का बी से क्या संबंध होगा, तो सी का बी से क्या संबंध है, तो सी जो है वो बी की माँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, ये तो आपको दिख ही रहा है सामने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक तो ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ये हो सकता है, ऊपर से यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा, फिल करने के लिए ना, एज इट इज बनना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देख लो और यहाँ पे ये देख लो, पहला वाला तो नहीं दिख रहा, दूसरे वाले में दिख रहा है, तो ये हो सकता है। बाकी और देखते हैं नीचे से, तीसरे वाले में भी देखो ये स्क्वायर नहीं है, और चौथे वाले में ये इधर दे रखा है, यहाँ होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड वाले ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बस ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उसके बाद आप शुरू कर दो बैठाना। ठीक है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या बोला इसने, जे ई के ठीक दाएं बैठा है, तो मैंने जे को बिठाया, सॉरी ई को बिठाया पहले, ई जो है जे जो है वो ई के ठीक दाएं बैठा है, तो ठीक दाएं, सॉरी, ई के ठीक दाएं जे बैठ गया। ठीक है, ई एम के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो ई जो है एम के बाएं से दूसरे स्थान पे है। अच्छा एक बात और समझो, जब ऐसे लिखा होता है ना, ई एम के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो एम जो होगा वो ई के दाएं से दूसरे स्थान पे होगा, तो एम ई के दाएं से दूसरे स्थान पे यहाँ पे होगा। अब देखो क्रॉस चेक करो, ई जो है वो एम के बाएं से दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या बोला ये, एल ई के बाएं है, तो ई के बाएं कौन है, एल है। ठीक है, जी एल के बाएं से दूसरे स्थान पे, एल के बाएं से दूसरे स्थान पे जी का है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सी एल के ठीक बाएं बैठा है, सी जो है वो एल के ठीक बाएं यहाँ पे बैठा है। ठीक है, एम जी के ठीक बाएं बैठा है, एम जी के ठीक बाएं बैठा है, बिल्कुल सही है। तो ई के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, ई के बाएं से दूसरे स्थान पे सी है। ठीक है, दाएं यहाँ बाएं यहाँ, तो दूसरे स्थान पे सी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी।
क्या बोला है, दो चिन्हों को बदलना है, दो साइन को बदलना है ऑप्शन वाले, तो ये ठीक हो जाए। तो एक बार प्लस माइनस को बदल के देखते हैं। तो टी माइनस टी इंटू थ्री, माइनस प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, 3 3 9, 3 और 1 4, माइनस का 5 आएगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले को चेक करते हैं। प्लस और डिवाइड को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। एक, 3 एकम 3 1 आ गया, इंटू 3, माइनस की जगह माइनस और डिवाइड की जगह प्लस। ठीक है, तो 3 - 3 + 3, तो ये तो कट गया आपस में, 3 बचा, तो ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इस तरीके से आपको साइन चेंज करके देखना है बस। इसमें क्या बोला है, कलर चेंज करते हैं फिर से। क्या बोला है इसने, -4 है ना, +9। ठीक है, -4 + 9, इसमें क्या है, -16, -16 प्लस, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसमें कोई लॉजिक बन रहा है क्या? कोई लॉजिक नहीं दिख रहा ना। 17 और 8, 25 हो गया, तो 25, 2 3 4 5, बिल्कुल लॉजिक दिख रहा है। ये चार, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 25 जो है वो +5, 5 का स्क्वायर है 25। अब यहाँ पे कितना है, 6 का स्क्वायर 36, माइनस होना चाहिए। 217 में से 36 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 6 का 1, और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7, अब 7 का स्क्वायर इसमें प्लस हो जाएगा। तो 181 में 7 का स्क्वायर प्लस किया तो 9 1 10, 8 9 4 13, इधर गया 230। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा, मेरे को इसमें एक और लॉजिक दिख रहा है। ये हो सकता है कि एक बार और चेक करते हैं। देखो, दो लॉजिक भी एक क्वेश्चन में लग सकते हैं, एक बार चेक करें। देखो, 3 और 5 8, 5 प्लस किया, और इसमें कितना प्लस किया है, देखो +5, एक छोड़ के एक अल्टरनेट सीरीज देख रहा हूँ मैं। 8 में प्लस किया 9, तो +5 और 9, लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे कितना है, -7। तो एक बार +5 और ऊपर से -7, फिर +9 और ऊपर से, यहाँ से यहाँ पे -11 है क्या, बिल्कुल -11 है। तो अब यहाँ से प्लस कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ से +13 करेंगे कितना आएगा, 20 30। देखो, इस लॉजिक से भी सेम आंसर आ रहा है। सही है, बिल्कुल। दोनों लॉजिक से आंसर सेम ही आएगा अगर दो लॉजिक लगते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। एस जो है वो अंतिम छोर पर बैठा है। एस जो है वो, ये लाइन है, किसी किसी एक अंतिम छोर पे, या तो एस यहाँ है या तो यहाँ है। क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान पे है। अगर देखो एस यहाँ पे हो, तो इसके दाएं कोई बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। तो एस यहाँ नहीं बैठा, एस यहाँ बैठा है, तभी तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पे कोई बैठ सकता है। कौन बैठा है, क्यू बैठा है इसके दाएं से दूसरे, 1 2, क्यू बैठा है इसके दाएं से दूसरे स्थान पे, बिल्कुल ठीक। पी ओ, सॉरी पी ओ कह रहा हूँ। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। तो पी जो है वो क्यू और ओ के बीच में बैठा है। अगर क्यू यहाँ है तो ओ यहाँ पे होता, तब पी बीच में पी आता, बट ओ की जगह पे तो एस बैठा है, तो यहाँ नहीं बैठेगा। तो ओ यहाँ पे आएगा और इनके बीच में बैठ जाएगा पी। ठीक है, पी और क्यू के बीच में बैठा है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा। टोटल कितने लोग हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है क्या बोला इसने, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो यू या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे। ओ किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो ओ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये रहा। आर टी के ठीक बाएं बैठा है, तो आर जो है टी के ठीक बाएं बैठा है। तो टी अगर यहाँ बैठा हो तो आर इसके ठीक बाएं बैठ जाएगा, बिल्कुल। आर जो टी के ठीक बाएं बैठ गया, ठीक है, तो यू यहाँ बैठ गया। बीच में कौन बैठा है, 1 2 3, पी बैठा है बीच में, तो इसके लिए तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी शायद। 2 3 स्टेप यहाँ से ही आ गया था आंसर, बीच में कौन बैठा है, तो पी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। क्या बोला है, हाँ, हर एक साइन का अलग अलग मतलब है। तो 12 इंटू, इंटू का क्या मतलब है, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड लिख दिया 3। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है इंटू, तो इंटू लिख दिया 25। डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो प्लस लिख दिया 25। और प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है -25। ठीक है जी, तो 3 चौक 12, 4 आ गया। 4 इंटू 5 चौक 12, 4 आ गया। 4 इंटू 25 100,
और प्लस का 25 माइनस का 25 कट गया तो 100 बचा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है भाई, देख लो, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसने बोला है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आएगा। तो ये देखें तो ये नीचे चला गया दूसरे स्थान पे, एक दो, और फिर एक आगे बढ़ा। ये क्लॉकवाइज पहले +2 हुआ यहाँ पे, फिर +1 हुआ, फिर एक दो +2 हो गया, फिर एक +1 हुआ, अब +2 होगा तो ये दो आगे बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हो, पहले ये दो आगे बढ़ा, फिर एक आगे बढ़ा, फिर ये दो आगे बढ़ गया यहाँ से यहाँ, तो फिर ये एक आगे बढ़ गया। अब ये दो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। आई थिंक नीचे वाले में भी होगा, एक बार देख लेते हैं नीचे वाले को भी। तो इसमें भी नहीं, 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 ये वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें भरा हुआ है, ये तो खाली है ना। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, तीन ही ऑप्शन ऊपर के बचे। ठीक है जी। चलिए, तो अब इसमें क्या, ये वाला एरो भी दे रखा है, तो एरो का क्या है, एरो भी +2 हो रहा है यहाँ पे, फिर +1, फिर दो आगे बढ़ा, फिर एक आगे बढ़ा, अब दो आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एरो आ जाएगा। यहाँ पे एरो है बिल्कुल, ये वाला तो नहीं है ना एरो, ये वाला है, ये वाला एरो नहीं है, एरो ये वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही इसको दिया हुआ है। चलिए, प्राचीन पुराना पलंगपोश क्या होता है। आई थिंक ये हमारे पिछले भी किसी मॉक में आए थे, हिंदी में आए थे ये सवाल शायद। हम्म, है ना। तो इसका पलंगपोश का मतलब क्या होता है, शीट होता है ना शायद, शीट होता है, हाँ, पलंग पे जो बिछाया जाता है। ये था, इस ये ऑलरेडी आया हुआ है मॉक में। तो आप समझ पा रहे हो ना मॉक कितना इंपॉर्टेंट है लगाना। सभी बकरियां काली हैं, ठीक है भाई। कुछ काले सफेद हैं, तो कुछ काले सफेद हैं, ठीक है। कोई काला सोना नहीं है, तो ये कोई काला सोना, SO लिख देते हैं इसको, नहीं है। ठीक है, कुछ बकरियां सफेद हैं, कुछ बकरियां सफेद हैं, बकरियों का और सफेद का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं, तो ये तो गलत होना चाहिए। कुछ बकरियों के सोना होने की संभावना है, कुछ बकरियों के सोना होने की संभावना है, बिल्कुल भी नहीं है। जब ये पूरा ही सोना नहीं है, बकरियां तो इसके अंदर है ना, ये के ही सोने से रिलेटेड नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा बकरियां। आप समझ रहे हो, ये पूरी बाउंड्री के अंदर ही नहीं जा सकता सोना, और ये इस बाउंड्री के अंदर है भी बकरी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, संभावना ही नहीं है। तो दोनों आई थिंक गलत होने चाहिए। लेट्स सी, कई बार हम संभावना देके उसको करेक्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, करेक्ट नहीं करना। ठीक है जी। चलिए, 25 वस्तुएं इतने की खरीदी और इतने रुपए में बेच दिया, प्रति वस्तु पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस खरीदी कितने में हमने, इसको काटें तो कितने में कटेगा, 25 या 75। इसको काट रहे हैं हम, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, 25 या 75, और कितना बचा, 85, 11 बचा। तो ये 25 चौका 100, 12 इधर गया, 25 पंजे 125, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 345। और बेकी कितने में, इतने में, 25 वस्तुएं। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 25 पंजे 125, एक बचा इधर गया, 17 नहीं कटेगा, 0, और 25 छिक्का 25 सत्ते 175, 507 आ गया आपका SP। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, रेड। तो कोई चीज़ 345 की खरीद के 507 रुपये में बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ इसको, 2, 6 4 10, और 4 और 5 1, 4 और 1 5। ठीक है, 162 रुपये का फायदा हुआ उसको, कॉस्ट प्राइस पे होता है फायदा और नुकसान। तो 162 रुपये का फायदा हुआ 345 पे, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, परसेंटेज पूछा ना, ठीक है। इसको काटा हमने, तो काटेंगे कैसे, 5 6 30, 5 9 45, 5 2 10, और 0। तो ये कितना हो गया, 162 दूनी 16 दूनी 32, और 4 और 0, अपॉन में 69। तो अप्रोक्स कितने के आसपास होना चाहिए, 6 चौक 24, 240, 9 चौक 36, 6 तिया 18, 9 तिया 27। अनुमानित लाभ पूछ रहा है ना, अनुमानित। तो भाई कट सकता है कि अगर मैं इसको 7 मान लूँ, 70 कर दूँ इसको, तो इसमें से 0 हटा तो 7 चौक 28, 4 इधर गया, 7 छिंग 42, तो 46 के आसपास, जस्ट 47 भी है, 45 भी है। तो भाई इसमें मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट करके देखूंगा अब मैं। ठीक है, यहाँ पे करके देखता हूँ, 69 से किसको काटना है, 3240 को। चलो भाई काटो। तो काटें तो सबसे पहले तो 69, 7 चौक 28, तो 4 बार में जाना चाहिए ना, इंटू 4,
तो 4 9 36, 24 25 26 27, 276। ठीक है, बचा क्या, एक बार कलर बदल देता हूँ, इसका दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। 8, 14 में से 6 गया 8, और इसमें कितना बचा, 11 में से 7 गया 4, और ये 0। ये कितनी बार में गया था, 4 बार में गया था ना, 4। अब ये 480 आ गया। 7 चौका 28, 7 7 49। तो 7 में तो नहीं जाएगा नहीं, 7 9 63, 6 42 और 6 48। तो अप्रोक्स 7 बार में जाएगा, तो 47 इज द करेक्ट आंसर, अप्रोक्स। ठीक है, आप बेफिजुल में छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए वो मत करो, टाइम खराब अपना, कर दो कैलकुलेशन को। ठीक है, 3 ठोस घनों की भुजाएं इतनी 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 है, पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। 3 घनों को पिघला के एक घन बनाया गया है। ठीक है, तो उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उस नए घन की अगर मुझे भुजा पता चल जाए, साइड कितनी है, तो निकाल दूंगा। अब ये देखो, जब मैं 3 घनों को पिघलाऊंगा तो इनका जो तीनों का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा नए वाले के वॉल्यूम के। ठीक है, तो इन तीनों के वॉल्यूम को अगर मैं निकालूं तो 3 3 9 30, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, एक ही क्यूब होता है। तो इन तीनों का वॉल्यूम मैंने प्लस किया, 3 3 9 3 3 9 30 27, प्लस 4 चौक 16 चौका 64, 5 का क्यूब 125। तो इन तीनों का वॉल्यूम जो है ना, वो बराबर होगा जो बड़ा घन बनाया ना उसके वॉल्यूम के। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम का सम कितना हो गया, 5 4 9, 9 और 7 16, 6, 1 2 1 3, 6 3 9 2 11, 1 1 और 1 2, 216 आएगा उसका वॉल्यूम, जो नया घन बनेगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है उसका, नए वाले घन का वॉल्यूम कितना आ गया, 216। तो ए कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट। तो 216 किसका क्यूब रूट है, 6 का। तो नए वाले घन की भुजा कितनी आ गई, 6। ठीक है, नए वाले घन की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। ये तो आप समझ पाए। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 साइड आ गई, 6 इंटू साइड कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर, ये तो 216 आ गया ना, 6 का क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु और गोले की त्रिज्या समान अर्थात इतनी है, शंकु और गोले का आयतन भी समान है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु और गोले का आयतन समान है और रेडियस भी समान है, तो अगर मैं कहूँ कि शंकु का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई r² h, ये बराबर किसके दे रखा है, गोले के आयतन के। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ पाई से तो पहले, यार पाई r² h है, पाई से पहले पाई खत्म, 3 से ये 3 खत्म नीचे। ठीक है, अब बदलेंगे कलर। अब क्या देखो, यहाँ पे r² है, यहाँ पे r³ है, और r सेम दे रखा है, हालांकि मैं बेसिक से ही कर देता हूँ। लो, r² × h बराबर 4 × r³ अब देखो यहाँ पे 2 15 है, ये नीचे जाएंगे 2 15, तो ये 2 15 से 2 15 कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा, 15 चौका 60। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिक सवाल, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका माध्यिका और बहुलक का माध्य है, इनकी माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन और बहुलक का। तो आपको पता है माध्यिका क्या होती है, अगर हम इसको सीक्वेंस में लगा दें तो उनके बीच में जो आएगा वो माध्यिका होती है। ठीक है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 है ये। तो 7 को अगर मैं सीक्वेंस से लगाता हूँ तो बीच वाली संख्या जो है वो माध्यिका होगी। मतलब अगर मैं ये देख लूँ कि शुरू से 4th नंबर पे कौन है, तो वो माध्यिका हो जाएगी। तो मैं इसको सीक्वेंस में सबको ना लगा के ये देख लेता हूँ कि शुरू से 4th नंबर पे कौन आएगी, अगर मैं सीक्वेंस में लगाऊंगा तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या मतलब 45 आएगी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद 45 से बड़ी कौन सी है, 50 है। ठीक है, 50 से बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, 58 दिख रही है। ठीक है, अब 4th नंबर पे क्या आ जाएगा, 58 के बाद 68, और तो कोई नहीं है ना, और तो कोई नहीं दिख रही ना, 68। तो माध्यिका तो आ गई भाई 68। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, बहुलक। बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, फिर 45 नहीं दिख रहा, 50 नहीं दिख रहा, 96 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 96 2 बार में आ गया। तो बहुलक है इसका 96। इनका मीन जो होता है, माध्य क्या होता है, सबको जोड़ दो, अपॉन में कितने नंबर से वो नीचे, दो अपॉन में कितने नंबर से वो नीचे लिख दो। तो इनको जोड़ के अपॉन में 2 नंबर से तो 2 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा,
या तो जोड़ के काट दो, ये कितना आ गया 164 बटे में 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 82। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी के भारों का अनुपात, वेट का रेशियो दे रखा है, यदि डी और ए के भारों का अनुपात इतना है, तो भाई ए बी सी डी है तो डी और ए के बीच का गैप कितना है, 3 रेशियो, और 3 रेशियो की वैल्यू 30 दे रखी है। तो ए बी सी डी का संयुक्त भार बताना है। तो बहुत ईजी हो गया ना। इसने कहा डी और ए के बीच का अंतर, तो ए और डी के बीच का अंतर 3 है, और 3 की वैल्यू 30 दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 है ना। 3 रेशियो की वैल्यू अगर 30 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो भाई इन सब का संयुक्त भार, तो ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, 10 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू 10, तो 10 रेशियो की 100। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान बताना है ना। इसमें एक्स मतलब इस वाली भुजा का मान बताना है, और यहाँ पे ये एंगल 46, ये भी एंगल 46 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। इसमें देखो ये वाला एंगल, अगर मैं दो ट्रायंगल लूँ, एक ट्रायंगल एम एल के, ये बड़ा वाला, एक इसके अंदर वाला कौन सा है, एम एल के लिया है ना, तो एन पी के, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, ये वाला एंगल तो दोनों में है, दोनों में आ रहा है ना, के एंगल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और एक एंगल ये है, तो ए की प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इस स्थिति में इनकी सभी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, है ना। जब सर्वांग सम होते हैं दो ट्रायंगल, तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली भुजा एल एम, और ये वाली भुजा नीचे वाली पी एन, दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो बराबर किसके होगा, दूसरी भुजाओं के। तो ये कितना है, एल एम, एल के सॉरी, ये क्या है, एल के पूरी, और अपॉन में इस वाले की, ये वाली कौन सी भुजा, पी के। ठीक है, बराबर होगा तीसरी भुजा कौन सी है, एम के अपॉन में एन के। ठीक है, ये होता है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है जब दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ट्रायंगल, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होता है। तो अब हमें निकालना क्या है, एक्स का मान, तो ये वाली साइड चाहिए हमें, पी एन चाहिए, तो पी एन इसमें है, और पी एन इसमें है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे ए दे रखा है, तो इसको ले लेते हैं ना, इसको इक्वल करके देख लेते हैं। तो और कुछ तो नहीं है ना इसमें, यहाँ से है ये एम के, एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पे एम एन और एन के भी दे रखा है, तो एम एन और एन के यहाँ पे है, तो पी एन चाहिए, सॉरी पी एन चाहिए, और दे क्या रखा है, एम एन और एन के, तो इनको इक्वल रखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो एल एम, एक बार कलर चेंज करता हूँ, तो एल एम अपॉन में पी एन बराबर एम के अपॉन में एन के। ये मैंने किस लिए रखा है आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि इनकी वैल्यूज दे रखी है और ऑप्शन इसी में दे रखा है, तो इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो एल एम क्या हो गया, एल एम हो गया ए, उसको सॉल्व करता हूँ, ए अपॉन में पी एन क्या हो गया, पी एन क्या है, एक्स है। ठीक है, बराबर एम के क्या है, एम के जो है वो बी प्लस सी है, तो एम के हो गया बी प्लस सी, अपॉन में एन के क्या है, सी, अपॉन में सी हो गया। अब क्या होगा, फिर से कलर बदलता हूँ, तो ये जो सी है ये इधर चला जाएगा, इधर ए के साथ, ये एक्स जो है इधर चला जाएगा इनटू में, तो इसकी वजह से बी और सी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, बी प्लस सी, तो ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ये रहा सी पे। ठीक है, आप समझ पाए, ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। ठीक है जी। 25 को 1/5 से विभाजित करना है, 25 को विभाजित करें 1/5 से, तो क्या होता है, यहाँ पे जब डिवाइड होता है तो साइन उल्टा हो जाता है इनटू, और फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, तो 25 पंजे 125। ठीक है, जब डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को तो साइन उल्टा करके फ्रैक्शन उल्टी कर देते हैं, इनटू करके फ्रैक्शन उल्टी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो ए 20 घंटे में कर सकता है वो काम, और बी उसी सेम काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, पाइप सी खाली करने वाला है। ठीक है, जब तीनों पाइपों को एक साथ 5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का 1/5 भाग भर जाता है। जब ए प्लस बी प्लस सी 5 घंटे के लिए खुल रहे हैं,
तो ये 1/6 भाग भर रहे हैं, तो 5 घंटे में अगर 1/6 भाग भर रहा है तो पूरा भाग कितने घंटे में भरेगा? 6 में से एक भाग 5 घंटे में, तो 6 के 6 भाग कितने? 30 घंटे में। सिंपल। यानी कि जो काम ए एक 20 घंटे में करता है, बी 12 घंटे में करता है, वही काम तीनों मिलके सेम पूरा काम कितनी देर में करते हैं? 30 घंटे में। समझ पाए आप? 5 घंटे में वो 1/6 भर रहा है, तो पूरी टंकी वो कितनी देर में भर देगा? 30 घंटे में। ठीक है। अब बोला क्या इसने कि ए और बी मिलकर टंकी का 3/5 भाग भरते हैं, फिर सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी पूरी कितने घंटे में भरेगी, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कलर बदलेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले तीनों की। तो 30 दूआ 60, बिल्कुल 60। इनका एलसीएम हो गया 30 दूनी 12 पंजे 20 तिया। ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 5 है, और जब तीनों मिल जाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 2 हो जाती है। अब देखो, ए और बी तो मिलकर कितना 8 भर रहे हैं, सी कुछ खाली कर रहा है, इससे इनका सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सी जो है वो 6 खाली कर रहा होगा ना, तभी तो ये 2 काम कर रहे हैं तीनों मिलके। तो सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कि वो 1 घंटे में 6 यूनिट खाली करता है, और टोटल काम ये आ गया। उसने क्या बोला कि ए और बी मिलकर टंकी का 3/5 भाग भरते हैं। तो पहले ये टोटल काम है, तो इसका 3/5 मैंने निकाला तो कितना आ गया? तो 12 तिया 36। तो 36 काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर। ठीक है। पूरी कितनी देर में भरेगी ये पूछा है, तो ए और बी मिलकर 36 काम कर रहे हैं, तो कितनी देर में कर देंगे 36 काम को? आप समझ पा रहे हो ना, इसने कहा है कि ए और बी पहले 3/5 भाग भर रहे हैं, तो मैंने कहा 3/5 भाग है 36 यूनिट, तो 36 यूनिट वो कितनी देर में भर देंगे? मिलकर कितना काम करते हैं दोनों? 8 यूनिट काम करते हैं, तो 36 यूनिट कितनी देर में कर देंगे? 8 चौक 32, 4 इधर गया 8 पंजे 40। ठीक है। तो ये 4.5 घंटे में दोनों मिलकर इस काम को कर देंगे, 3/5 को। अब सी भी आ गया। सी बचे हुए काम जब सी भी खोल दिया जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों चल रहे हैं, अब तीनों मिलके 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहे हैं। ठीक है। और बचा कितना काम है? 36 काम हो चुका है, बचा कितना है? 24 काम बचा है। ठीक है। तो 1 घंटे में 2 काम हो रहा है, तो 24 काम कितने घंटे में होगा? 12 घंटे में। तो 12 घंटे ये लगे और 4.5 घंटे ये लगे, तो कितना हो गया? 12 4 16, 16.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जो इतने इतने से विभाजित करने पर इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12 आता है। एक्स 36 से भी विभाज्य है, तो एक्स के अंकों का योग बताना है। थोड़ा सा लेंदी कर दिया ना क्वेश्चन। इसने बोला कि वह सबसे छोटी संख्या है एक्स जो इतने से विभाजित करें तो शेषफल 12 आता है। पहली बात तो इन सबसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी इनका एलसीएम। ठीक है। हाँ। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12 आता है, और एक्स 36 से विभाज्य है, तो एक्स के अंकों का योग बताना है। तो एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका तो करेक्ट। कैसे भाई? अगर तो कितना इजी कर दिया क्वेश्चन, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे काम करनी चाहिए। वो कह रहा है कि 36 से विभाज्य है कोई संख्या, मैंने कहा कोई संख्या 36 से विभाज्य है, उसके अंकों का योग बताना है। तो उसके अंकों का जो योग है, 36 से विभाज्य है कोई संख्या, तो वो 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए ना। कोई संख्या अगर 36 से विभाज्य है तो वो 3 से भी होनी चाहिए ना। तो कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी? जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, है ना। और यहाँ 3 से विभाज्य अंकों का योग केवल ये दे रखा है, हालांकि मैं ऐसे नहीं जा रहा आगे, अब मैं इसको पूरा बेसिक से भी करूंगा। ठीक है। हालांकि आपको इस तरीके से करना चाहिए था इसको। इनका एलसीएम लेते हैं। देखो 68 मैंने एलसीएम मान लिया, तो ये क्या हो गया? 17 चौका 68। ठीक है। अब ये 26, 13 दूनी 26, दो तो है यहाँ पे, 13 ले लेना है हमको। 17 इसमें ऑलरेडी है, 13 भी इसमें आ गया, तो 68 की गुणा 13 से करेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 13 8 104, 10 13 6 78 और 10 88। ये इनका एलसीएम आ गया, और प्लस 12 ही शेषफल छोड़ते हैं। ठीक है। अब देखो उसने ये कहा है कि जो एक्स है ना, वो संख्या तो आ गई हमारे पास, कि एक्स जो है 884 + 12 होगी जब वो इन सब से कटने के बाद 12 शेषफल छोड़े। लेकिन उसने ये कहा है कि जो संख्या है ना वो 36 से भी विभाज्य है, तो एलसीएम के हमें मल्टीपल लेने होते हैं। तो एक्स, ये एक्स नहीं के मान लो, इसका मल्टीपल होता है, वो हमें लेना पड़ता है। फिर उसमें 12 जोड़ के देखेंगे और चेक करना पड़ेगा कि 36 से कट रही है या नहीं। जैसे अगर के का मान 1 है तो देखते हैं क्या होता है, इसको प्लस करें 12, इसमें तो कितना आया? 6। कि 36 से कट रही है नहीं। जैसे अगर के का मान 1 है तो देखते हैं क्या होता है, इसको प्लस करें 12, इसमें तो कितना आया? 6 9 8।
ये 36 से कटेगा क्या? तो 36 से कटने के लिए 3 से कटना चाहिए, 3 से कट ही नहीं रहा है, तो ये 36 से नहीं कटेगा। अब इसका दूसरा मल्टीपल चेक करना होगा। तो 884 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे के का मान अब रखेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17। ठीक है, अब इसमें 12 प्लस करेंगे, ये शेषफल 12 बचता है ना हमेशा। तो ये कितना आ गया? 70 80, तो 1780। ये कट रहा है क्या 3 से? ये भी 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब इसका के का मान 3 रखेंगे। देखो भाई बेसिक से तो ऐसे होगा, आपको के मान रखने पड़ेंगे। तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो के का मान अगर 3 रखता हूँ तो कितना आएगा? 3 चौक 12, एक 3 अट्ठे 24, एक 25, 2 3 अट्ठे 24 और 2 26। ये कट रहा है क्या? 6 4 10 5 15। नहीं नहीं, इसमें 12 भी तो जोड़ना पड़ेगा, 12 शेषफल भी तो है। तो इसमें जोड़ा तो 2 2 4, 5 1 6, 6 2, 4 2 6। ये कट रहा है कि अब 3 से बिल्कुल कट रहा है, तो एक बार 36 से काट के देखें इसको। 6 6 36, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये वो संख्या आ गई जो 2664, जो इन चारों से भी कटेगी और शेषफल 12 छोड़ेगी, प्लस वो 36 से भी कटेगी। तो इसके अंकों का योग कितना आ गया? 6 18। देखो अब भी आंसर 18 आया ना। और आप इसको सेकंड्स में इसको मार्क कर सकते थे, केवल ये सोच के, ये देख के कि अगर संख्या 36 से कट रही है तो उसके अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि संख्या 3 से भी कटेगी। बेफिजुल में इतना टाइम खराब किया ना, वैसे भी कर सकते थे, बट मेरे को समझाना था तो मैंने आपको समझा दिया। आधार की त्रिज्या इतने वाले एक बेलनाकार छिद्र एक ठोस घन में बनाया गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है। छिद्र वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आधार की त्रिज्या इतने वाले बेलनाकार छिद्र एक ठोस घन में बनाया गया है। एक घन है, मान लेता हूँ मैं ऐसे करके, ये घन है। इसके अंदर क्या बनाया गया है? एक ठोस घन में क्या बनाया है? बेलनाकार होल बनाया है, बेलनाकार छेद बना दिया बीच में, जिसकी रेडियस इतनी है और भुजा से कम है ना रेडियस, तो ये बीच में ऐसे एक इन्होंने सिलेंडर बना दिया ये। ठीक है, ये बीच में इनके एक सिलेंडर बना दिया। आप एज्यूम कर पा रहे हो? अब जैसे एक एक क्यूब रखा है, उसके बीच में हाथ डाल दो आप, समझ रहे हो? तो वो चीज़ बन गई है। अब इसने क्या बोला है? प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 है, तो ये जो है ना, ये चीज़ 14 है। तो सिलेंडर की, ये जो अंदर सिलेंडर बन रहा है ना, इसकी एच भी, जो सिलेंडर की एच है वो भी 14 हो जाएगी। बिल्कुल। बोला क्या? घन का, छिद्र वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी भाई, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी। अब देखो घन है, तो पहले तो अगर मैं पूरे घन का क्षेत्रफल निकालूं तो पूरे घन का क्षेत्रफल होगा पूरा 6a²। ठीक है, बट उसमें ऊपर वाला जो ये वाला है, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, ये तो खुला हुआ है, छेद कर दिया ना बीच में, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो एक का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², सर्कल का। तो दो सर्कल है इसमें, तो 2πr² मुझे माइनस करने पड़ेंगे। अब इसमें जो अंदर है ना, अंदर जो चिकना चिकना अंदर का क्षेत्र बचेगा, बेलन का जो साइड साइड का हिस्सा है ना, क्योंकि इसमें बीच में छेद किया हुआ है, तो उसका हमें CS से भी निकालना पड़ेगा, बेलन का। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि इस पूरे क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया वही होता है जो उसके ऊपर ऊपर की सतह होती है। तो अब जो सतह है, ये वाली भी तो सतह होगी ना क्यूब की, जो इसके अंदर एक बेलन बना हुआ है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है वो भी तो घन के क्षेत्रफल में कवर होगा ना अब। ठीक है, क्योंकि होल वाला घन है। तो इस बेलन का जो साइड साइड का एरिया होता है वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, वो होता है कर्व सरफेस एरिया। और बेलन का CS से क्या होता है? 2πRH। बिल्कुल। ठीक है, तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6a कितनी है? भुजा कितनी है? a² कितना है भाई? 14 है इसकी भुजा, तो a² हो गया 196, माइनस बहुत सावधानी से करते हुए चलेंगे ना। 2 इंटू पाई कितना है? 22/7। आर कितनी है? 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 100 कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट खत्म और ये वाला पॉइंट भी खत्म। ये हो गया। अब प्लस 2πRH, तो 2 पाई कितना है? 22/7। आर अगेन से वही 3.5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। और इंटू एच कितना है? ऊंचाई आई है 14। ठीक है, अब कटपिट करनी है भाई, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सवाल समझ में आ गया तो करो अब इसको। 7×5 = 35, यहाँ पे आ गया 5। अब दूसरे कलर से काटते हैं ना, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो ये आ गया 5, 7×5 = 35। अभी 5 से काटा 2 बार में, 5 दूनी 10, 20 आ गया यहाँ पे। अभी फिर से काटा 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, ये कट चुका है ऑलरेडी। ठीक है,
तो अब ये 4 से काटा, तो एक बार 2 खत्म और एक बार 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 11 × 5 × 35, सॉरी 7 बचा। ठीक है ना, 7×5 = 35, और ये बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6×6 = 36, 3, 6×9 = 54, 57, 5, 6 × 6 और 5 = 11, माइनस यहाँ पे क्या बचा, एक बार इसको भी काट लेते हैं ना, 7×5 = 35, 5, 5 एकम 5, 5×2 = 10, 2×7 = 14, 7 ही हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 44×7, 44×7, और यहाँ पे क्या बचा था, 11×5 × 7, तो यहाँ बचा है 77×5, 77×5 ये कितना हो गया, 5×7 = 35, 35 और 3 = 38, तो -385, और प्लस ये कितना बचा है, 7×4 = 28, 2, 7×4 = 28 और 2 = 30, तो +308, यही बचा है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर तो 1100 के आसपास दिख ही नहीं रहा, तो हमने क्या गलती कर दी इसमें, πr² 2πrh, 2πr² अपॉन में 100, 7×5 = 5, अरे यार शिट, ये गलती कर दी हमने यहाँ पे। जब हमने 5 एकम 5 लिया था तो 5×10 ही काट तो दिया था इसको, तो 11×7 = 77 बचा ना केवल यहाँ पे। इसीलिए एक तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना स्क्रीन पे, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है, लिखते लिखते चेक करना होता है, माउस से लिखना होता है वैसे भी। खैर, तो और कुछ तो गलती नहीं हुई थी ना, 5 से काट दिया था इसको हमने, 5 एकम 5, 5×2 = 10, 0, फिर इसको काटा 5×20, 5×7 = 35, ये है ना। उसके बाद यहाँ जो 4 बचा था उसको पहले 2 से काटा, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से यहाँ काटा, 2 एकम 2। ठीक है, 11×7 = 77, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं थी। 7×5 = 35, 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 2×7 = 14, 7। ठीक है, तो 44×7 ये आ गया 308, आई थिंक अब कोई गलती नहीं है। तो ये है प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो एक बार इसमें से 77 घटा देते हैं, तो कितना है, 8 में 7 गया 1, और 10 में 7 गया 3, और ये 231, तो 1176 में 231 जोड़ो भाई, कितना आता है, 6 और 1 7, 7×3 = 10, 2 1 3 और 1 4 और 1 1407, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, आपको समझ में आ जाता तो आप इसको कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य बताना है आपको। बहुलक, माध्यिका और परिसर, परिसर आप समझते हैं ना, रेंज होती है, रेंज सबसे हाईएस्ट वाला माइनस लोएस्ट वाला। सबसे पहले बहुलक देखो, बहुलक वो है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो बहुलक आप समझते हैं, मोड, मोड MOD मोड। तो भाई सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, इसमें दिख रहा है सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 11, ये रहा और ये रहा, 2 बार दिख गया 11, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना बार बार, और कुछ नहीं दिख रहा, तो 11 इसका मोड हो गया, तो बहुलक लिख लिया मैंने 11। मीडियन यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका आपको पता है जब सीक्वेंस में लगा देते हैं तो बीच में जो आता है वो माध्यिका होती है। तो मैं सीक्वेंस में लगाऊंगा, कितने नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 2 12, 12 नंबर्स को जब मैं सीक्वेंस में अरेंज करूंगा तो 6 इधर चले जाएंगे, 6 इधर चले जाएंगे, तो इस स्थिति में बीच वाला कौन होगा, ये छठा और सातवां, इनका जो सम आएगा उसका आधा, ये होता है इनका मीडियन। ठीक है, तो भाई छठे नंबर पे कौन आएगा पहले ये चेक करना है, फिर सातवें नंबर पे कौन आएगा ये चेक करना है। सबसे छोटा कौन है इसमें देखो, 7, ये पहले नंबर पे आएगा, इसको रेड से कर लेते हैं ना, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा 7, एक 7 के बाद कौन है, 8 है, नहीं है, 8 हैगा ये रहा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, 8 के बाद 9 तीसरे नंबर पे आएगा, 10 चौथे पे, 11 पांचवे पे, और फिर से 11 ये छठे पे, तो छठे नंबर पे आ गया 11। ठीक है, सातवें पे कौन आएगा, 11 के बाद 12 है क्या, नहीं है, 13 हैगा, तो 13 आएगा। इस स्थिति में जब दो होते हैं बीच में तो इनका सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीडियन होता है, तो 10 20 24 का आधा 12, तो भाई 12 आ गया मीडियन, 11 आ गया मोड, 12 आ गया मीडियन। परिसर क्या होता है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट इसमें क्या दिख रहा है, 23, 23 से ज्यादा इसमें कुछ नहीं है ना, 23, माइनस लोएस्ट, लोएस्ट क्या दिख रहा है इसमें, 7, तो 7 इसमें माइनस करेंगे, उसको माइनस करने के बाद क्या आएगा, हाईएस्ट लोएस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 3 इधर गया 4, तो 16 आ गया, तो इसका जो रेंज है वो कितनी आ गई, 16। अब ये कह रहा है इन तीनों का माध्य अब ये कह रहा है इन तीनों का माध्य निकालो, तो माध्य बराबर क्या होता है, इन सबको प्लस करें, अपॉन में उतनी संख्या जितने अपन में, अपॉन में वो जितनी संख्याएं हैं,
तो इनको प्लस किया तो कितना आया, 16 17 18 और 10 28 29 10 39 और नीचे कितनी तीन संख्या कितनी 3, तो नीचे 3 आएगा। तो 39/3 होता है, 13 3 39। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इसमें मैंने आपको समझाने में ज़्यादा समय ले लिया, लगेगा नहीं आपको इतना समय। ठीक है जी, बाकी छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है, तो उसको आप मुझे माफ़ कर देना। और ज़रूरी नहीं है कि मैं ये आंसर बता दिया तो यही सही होगा, आपका जो आंसर आ रहा है वो भी सही हो सकता है। ठीक है, तो भाई सोहन और रोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये सोहन अकेला उस काम को 27 दिन में कर सकता है, तो सोहन अकेला 27 दिन में कर सकता है। तो रोहन कितने दिन में करेगा? बहुत इजी क्वेश्चन, इनका एलसीएम लो, कितना आएगा? 27 दूनी 54, 18 तिया 54, 54 27 दूनी 54, 18 तिया 54। ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और अकेला सोहन एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर सोहन अकेला 2 काम कर रहा है तो रोहन एक काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहन एक दिन में एक काम करता है, और टोटल काम कितना है 54। तो ये कितने दिन में कर देगा 54 काम? 54 दिन में कर देगा, एक दिन में एक काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य इतने रुपए है, 10% और 15% की दो क्रमागत छूटें, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। पहले 10% फिर 15%, तो ये 2.5 1.5 आ जाएगा। तो सक्सेसिव मत लगाओ, डायरेक्ट कर दो, क्योंकि ये वैल्यू ईजी है 1000। तो 1000 में पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो वो कितने की हो गई? 900 की। अब 900 रुपये में 15% का भी डिस्काउंट दिया, तो 10% हो गया 90, और 5% हो गया 45। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 135 का। तो 700 800, तो 765। इतने रुपए की वो चीज़ आ गई, दो डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है जी, ये तो आप निकाल ही लोगे इजी तरीके से बहुत। इसने क्या बोल दिया अब? चतुर्थ अनुपातिक, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है आपको, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में ये होता है। तो 11.6 अपॉन में 9.2 इज इक्वल टू हो जाएगा 32.8 अपॉन में फोर्थ प्रोपोर्शनल डी। ठीक है, एक के बाद पॉइंट है खत्म, एक के बाद पॉइंट है खत्म। तो ये आ गया 116 अपॉन में 92। और यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट, अगर नीचे वाले में भी मैं एक के बाद पॉइंट मानूं तो इसको खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो नीचे एक के बाद पॉइंट रहा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये डी इधर आ जाएगा, यहाँ पे डी आ गया इधर, कलर बदलता हुआ ना, ये डी इधर आ गया। ठीक है, तो ये 92 इधर चला गया, तो ये 32 8 × 92। ठीक है, अपॉन में ये 116 यहाँ पे इंटू में, तो 116 नीचे आ गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू ये आएगी। अब निकालने कैसे? 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 नी 36, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। अब इसको 29 से डिवाइड करना है। तो भाई टाइम मत खराब करो, सीधा इंटू करो, बेफिजूल में आप डिजिटल सम वम पे मत पड़ो, सीधा करो। 2 दूनी 4, 2 नी 18, 8 दूनी 16, 8 नी 72, 1 73। तो ये कितना आ गया? 4 8 6 14, 1 ये 72 1 73 आया ना। 3 1 4 1 5, ये आ गया 75 44, ये आ गया 75 44। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे? 29 से। सही आया ना? 2 दिन 4 18, 8 दूनी 16, 1 8 नी 72 73, 4 14 5। ठीक है, इसको 29 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा? 29 3 तिया 9, तो दूनी के आसपास जाएगा ये, तो 29 दूनी 58। ठीक है, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया ये, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे बचा 4। तो ये कितनी बार में कटेगा इससे? 2 निम 18, 2 निम 18, सॉरी 2 निम 18 कह रहा हूँ, 3 छिक 18, 3 छिक 18, 6 निम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17। बिल्कुल ये कितने से कट गया? 6 बार में। तो ये 6 बार में चला गया पूरा पूरा। तो अप्रोक्स 26.1, पॉइंट भी तो लगाना है, 26.0 के आसपास आएगा ये वाला। ऑप्शन कौन सा है? डी ही इसमें लग रहा है। ठीक है, फोर प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये दो का रेशियो बराबर बाकी के दो का रेशियो। ठीक है, प्रोपोर्शन में होता है रेशियो। चलिए इसको करते हैं, एक और एक दो हो गया आंसर। आपको पता है साइन साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस 36 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी कॉस 36 आ गया, काट के एक आ जाएगा। ऐसे ही सेक जो होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक 44 आ जाएगा, नीचे भी तो काट के एक एक दो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं ना, टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने समझाने में। राम ने समान राम ने समान दुकान से समान गुणवत्ता के कुछ आम और संतरे खरीदने के लिए श्याम द्वारा खर्च की गई राशि का 2/3 खर्च किया। तो राम ने कितना खर्च किया? शाम का 2/3। तो शाम ने अगर 3 खर्च किए हैं तो राम ने 2 रुपये खर्च किए हैं। राम ने 2 आम, तो राम ने 2 आम लिए, प्लस 8 संतरे लिए, और कितने रुपए के हैं टोटल? 2 रुपए के। ठीक है, शाम ने 7 आम प्लस 3 संतरे, कितने के लिए टोटल? 3 रुपए के। बोला क्या निम्न में से कौन सा सही है? संतरे की कीमत, आम की कीमत। तो एक बार निकाल लेते हैं। तो इसको भाई इक्वेशन से सॉल्व करो, टाइम खराब मत करो। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ऊपर इंटू 7 करना पड़ेगा और नीचे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये 14 ये बन जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, एक बार काटते हैं कलर चेंज करके। 2 सत्ते 14, तो 14A प्लस 8 सत्ते 56S बराबर 7 दूनी 14। यहाँ पे क्या आ गया? 7 दूनी 14A प्लस 3 दूनी 6S बराबर 3 दूनी 6। तो इसको काट दो, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। इसमें बचा 50S बराबर 14 में 6 गया 8। तो S की कीमत कितने आ गई? 8/50, मतलब 2 2 चौक 8, 4/25। तो संतरे की कीमत आ गई 4/25। तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आम की कीमत आ जाएगी। फिर से कलर चेंज करते हैं, तो इसमें कीमत रखने की कोशिश करते हैं। संतरे की कीमत आई 4/5, तो 2A प्लस 8 गुणा 4/25 बराबर 2। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं S का मान रख रहा हूँ। तो ये कितना आ गया? 32/25, इधर जाके माइनस हो जाएगा 32/25। ठीक है, कितना आ गया? 25 दूनी 50, 50 में 32 गया कितना? 18/25। ठीक है, और यहाँ 2A की वैल्यू ये आ गई, तो A की वैल्यू यहाँ पे जो 2 इंटू में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 18। तो इसकी वैल्यू आ गई 9/25। तो आम की वैल्यू 9/25, संतरे की वैल्यू 4/25। इसको काट के लिख लेते हैं, 4/25, 9/25, 9/25 और 4/25। ये वैल्यूज आ गई किसकी? ये संतरे की आई थी और ये आम की आ गई। ठीक है, हाँ। अब देखना है क्या बोल रहा है। संतरे की कीमत आम की कीमत की 1.5 गुना है। आम की कीमत की 1.5 गुना है, नहीं तो ये तो कम है, ये तो नहीं होना चाहिए, गलत। संतरे की कीमत आम की तुलना में अधिक है, संतरे की कीमत कम है ना आम से, तो ये भी गलत है। आम और संतरे की कीमत समान है, बिल्कुल गलत है। आम की कीमत संतरे की कीमत के दुगने से अधिक है, आम की कीमत संतरे की कीमत के दुगने से अधिक है, बिल्कुल 8 से अधिक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम कम बच रहा है। कस्बे की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि 6% की दर से प्रति वर्ष संयोजित होकर बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद, ओम भोले शंकर, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। 6% बढ़ रही है, देखो आप बेसिक से भी कर सकते हो। मैंने माना है कि आज इतनी जनसंख्या है और ये 6 वर्ष 6% बढ़ गई तो 106% हो गई, फिर 6% बढ़ गई तो 106% हो गई, ऐसे भी कर सकते हो। मैं कैसे करूँगा कि दोनों साल ये समान 6% बढ़ रही है, तो वो 100 से 106 हो जा रही है पहले साल, फिर 100 से 106 हो जा रही है दूसरे साल, है ना। तो अगर मैं इसको काट दूँ तो 50, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। तो ये क्या हो रहा है? 50 से 53 पहले साल और फिर दूसरे साल 50 से 53। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ, 5 × 5 = 2500, 2500 मतलब 2500 रुपये कह रहा हूँ ये तो CI का कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो 2500 की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 53, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, एक बार कलर बदल के बताता हूँ, बेफिजूल में इतनी मल्टीप्लाई क्या करनी। मेरे को पता है 53 जो 50 + 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या होता है? A² मतलब 2500 प्लस B² मतलब 9 प्लस 2AB मतलब 100 या 300। तो ये कितना हो गया? 2809। तो ये हो गया 2809। तो जनसंख्या इतने से इतने हो जाएगी 2 साल में 6% की रेट से। बट जनसंख्या 2500 से इतनी हो रही है, बट एक्चुअली में जनसंख्या कितनी है इतनी? 50,000। तो इस रेशियो की वैल्यू 50,000 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 50,000 जो है वो 2,500 रेशियो की वैल्यू है, तो एक रेशियो की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? इसकी, ये जनसंख्या इतनी होगी तो इतने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 2809 ये निकालना है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, कि ये जनसंख्या इतनी होगी तो इतने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 2809 ये निकालना है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 25 दूनी 50, 0।
तो 2809 को इंटू 2 करेंगे, एन में 0, 2 में 18, 2 अट्ठे 16, 1 2 2 4, 5 6 1 8 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। दो पुरुष दो महिला एक लड़के की दक्षता यानी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, ये है। दो पुरुष दो महिला और एक लड़का मिलकर 4 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष मिलकर कितने दिन, एक पुरुष एक महिला मिलकर कितने दिन में करेगी। इनकी एफिशिएंसी ये दे रखी है, और दो ही पुरुष दो ही महिला और एक लड़का मिलकर 4 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 5 12 3 15। एक दिन में 15 काम करते हैं और टोटल 4 दिन में ये काम पूरा करते हैं, तो 15 चौका 60। तो टोटल काम कितना हो गया, 60। ठीक है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर देंगी। अगर दो पुरुष एक दिन में 7 काम करते हैं तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 3.5। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। एक महिला, दो महिला 5 काम कर रही हैं, दो महिला 5 काम कर रही है, तो एक महिला कितना काम करेगी, 2.5 काम। बिल्कुल। तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, टोटल 60 काम है, तो 10 दिन में कर देंगे पूरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। आकृति में रेखा पी, रेखा एल एम समांतर है, एल समांतर एम है। एक्स का पूरक कोण बताना है क्या है। तो भाई एक्स की वैल्यू, पूरक कोण आपको पता है जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, ये एक्स जो है इसके बराबर होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक लाइन पे स्थित, एक बिंदु पे स्थित जो कोण होते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 65। ठीक है। ये और ये 180 होंगे ना, 70 80 65, तो ये भी 65 आ जाएगा। और इसमें क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए, तो इसमें मुझे 6 7 8 25 जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, टाइम कम बच रहा है। जून महीने में अमित के पेट्रोल का बिल इतने रुपए होता है। जुलाई में पेट्रोल में 15% की वृद्धि होती है और उसकी खपत में 15% की कमी होती है, तो जुलाई में अमित का पेट्रोल का बिल क्या है। जून में इतना बिल है, जुलाई में पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये कीमत थी पेट्रोल की, तो 115 रुपये हो गई। उसकी खपत 15% कम हो गई। तो अगर मैं कहूँ कि पहले 100 यूनिट खपत कर रहा था, तो अब वो 85 यूनिट खपत कर रहा है। ठीक है। तो पहले 100 यूनिट 100 रुपये की आती थी, अब 85 यूनिट कितने की आएगी, 100 यूनिट अब इतने की आ रही है, तो 1 यूनिट इतने की आएगी, इंटू 85 यूनिट खरीदनी है मुझे, तो 85 यूनिट इतने की आएंगे। सॉरी, क्या बोला मैंने, खपत 15% कम कर दी, तो खपत अब वो 85 यूनिट्स की कर रहा है। ठीक है। तो 85 यूनिट्स की खपत, एक सेकेंड ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, कलर बदलता हूँ इसका। तो 85 यूनिट्स की जो खपत कर रहा है वो, अब वो खपत 15% उसने कम कर दी है, तो उसने बोला कि बिल कितने का बनेगा। तो अब वो 85 यूनिट्स की खपत कर रहा है। ठीक है। जो चीज़ पहले 100 115 की आती थी, अब वो 85 कितने की आएंगी, अब वो सॉरी, जो चीज़ पहले 100 रुपए की 100 आती थी, अब वो 100 115 की आती है, तो एक कितने की आएगी, एक आएगी इतने की, है ना। 100 चीज़ें 115 की आ रही है, तो एक आएगी इतने की अपॉन में 100, तो चाहिए मुझे कितनी, 85। तो 85 चीज़ें इतने की आएंगी, तो टोटल मेरे को इतना रुपए मेरा खर्चा आएगा। बट मैंने 100 रुपये माना है कि पहले 100 रुपये थी, अब वो 115 हो गई, तो पहले 100 रुपये का बिल जो था वो 1200 के बराबर है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। मैंने माना कि पहले 100 रुपये की चीज़ मैं खरीदता था 100 यूनिट, अब वो 15% बढ़ गया, तो 115 रुपये की होगी। अब मुझे उसकी खपत 15% कम करनी है। मैं पहले 100 यूनिट खपत करता था, अब मुझे 15% कम करनी है, तो मतलब 85 यूनिट की खपत करूंगा। 100 यूनिट पहले 100 रुपये की आती थी, बट अब 100 यूनिट 115 की आ रही हैं, तो 85 यूनिट कितने की आएगी, 100 यूनिट 115 की है, तो एक यूनिट 115/100 की, इंटू 85, 85 कर दिया, तो ये 85 यूनिट्स का मेरे को प्राइस मिल गया। ठीक है। बट मैंने 100 रुपये का माना है खर्चा, बट एक्चुअली में तो 1200 का है, तो एक यूनिट की वैल्यू 12 है। आप समझ पा रहे हो। मैंने 100 यूनिट खर्चा माना है, तो एक यूनिट की वैल्यू 12 है एक्चुअली में। तो ये जो मेरा खर्चा आया, इसमें अगर मैं इंटू 12 कर दूं, तो एक्चुअल खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। इसको काटो, अब 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 से गए 3 बार, 4 तिया 12, 17 तिया 51, और 51 की गुणा 23 से करेंगे, कितना आएगा, 23 एकम 23, 3 से काट दे, 3 पंजे 15, और 2 10, तो कितना आ गया, 1 7 1 1 1 1 7, सॉरी 3 आएगा ना एंड में। क्या कर रहा हूँ मैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3
5 और 2 7, 1 1 7 3। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। टाइम कम बच रहा है, इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 2500 के 45% का 20% ए है, 900 के 20% का 30% बी है, ए के 20% के 20% का मान बताना है। पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2500 के 45% का 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूं 2 0 से, तो ये 2 0 खत्म, 5 निम 45, तो ये कितना आ गया 25 निम्मा। तो ए की वैल्यू आ गई 225, ठीक है। बी क्या है, 900 का 20% मतलब 1/5 का 30% मतलब 3/10। तो 1 0 से ये 1 0 खत्म, ठीक है। 5 से 5 एकम 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 18 × 54, बी की वैल्यू आ गई 54, ठीक है। अब कलर बदलते हैं। पूछा क्या इसने, ए के 20%, तो ए का 225 का 20% मतलब 1/5 के बी परसेंट, तो बी परसेंट मतलब बी की वैल्यू 54 है, तो 54% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको काट दो भाई। काटेंगे कैसे, 5 से काट दो, 5 × 4 = 20, 5 × 20, इधर क्या 5 × 5 = 25। अब इसको काटें, 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 7 = 14 और 2 पंजे 10 0, ठीक है। तो 5 निम 45, 5 × 10 = 50, तो 27 निम, 27 × 9 कितना हो जाएगा, 9 7 × 63, 9 दूनी 18 और 6 24, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 24.3। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। 15 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी का अनुपात इतना बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, पहले रेशियो 1:2 है, बाद में 1:3। तो दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, तो इसमें 1 यूनिट वाटर एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी। पहले कितना लीटर है, 75 लीटर है, तो टोटल कितना है, 2 और 1 3 है ना, 2 और 1 3 है टोटल। और 3 की वैल्यू कितनी है, 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25। और 1 यूनिट ही ऐड करना है, एक रेशियो ऐड करना है, तो एक रेशियो की वैल्यू 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति क्रमशः इतने और इतने घंटे की इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, तो 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे के अंत में वो कितने किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब अगर वो एक साथ चलना शुरू करते हैं तो 3.5 घंटे बाद एक दूसरे से कितना दूर होंगे। ये 1 घंटे में इतना चलता है, 1 घंटे में इतना चलता है, तो 1 घंटे में इनके बीच में कितनी दूरी आ जाएगी। भाई एक तो 1 घंटे में इतना चल जा रहा है, और एक 1 घंटे में केवल इतना चल रहा है, तो 1 घंटे में इनके बीच में दूरी कितनी आ गई, 5 2 1, ये 2 है 2, ठीक है। तो 1 घंटे में ये एक दूसरे से 1.25 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। कितने घंटे में निकालना है, 3.5 घंटे में। तो देखो 3 घंटे में कितना दूर हो जाएंगे, 25 × 3 = 75, 3.75, ठीक है। तो 3 घंटे में इतना दूर, आधे घंटे में कितना दूर हो जाएंगे, तो 1 घंटे में इतना हो रहे हैं, तो आधे घंटे में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 × 6 = 12.6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आधे घंटे में वो इतना दूर हो जाते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 5 7 13 4, 4.375। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। ये क्या दे दिया भाई, 6 3a + b, ये इसकी पावर ये वैल्यूज भी इसकी इसमें। तो एक बार इसको 6 की पावर में कन्वर्ट करके देखें कि ये 6 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2a बिल्कुल ये हो सकता है ना। 6 की पावर 3a + 2 है ये, 3a + 2। इसको 6 की पावर में कन्वर्ट करें तो 6 दूनी 12, 6 × 6 = 36, तो 6 गुना मतलब 6 की पावर 4 हो गई। ये 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4 की पावर a/4, तो 4 से 4 कट गया, तो 6 की पावर a हो गई, अपॉन में 6 की पावर 2a, 36 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2, तो ये भी 2a हो गया। तो 6 की पावर 2a, 6 की पावर 2a, आपको पता है a⁴m इंटू a⁴n बराबर होता है a⁴m+n, ठीक है। तो ये 6 की पावर 4a हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या क्या सीन है, यहाँ पे 6 की पावर a है और यहाँ पे 6 की पावर 3a + 2 है, ऊपर भी ये हो जाएगा, ये पावर्स जुड़ जाएंगी, ये 3a + a 4a + 2 हो गया। तो एक बार कलर चेंज करके लिख देता हूँ, तो ऊपर हो गया 6। ऊपर क्या क्या सीन है, यहाँ पे 6 की पावर a है और यहाँ पे 6 की पावर 3a + 2 है, ऊपर भी ये हो जाएगा, ये पावर्स जुड़ जाएंगी, ये 3a + a 4a + 2 हो गया।
तो एक बार कलर चेंज करके लिख देता हूँ। तो ऊपर हो गया 6 की पावर, ये वाली पावर और ये वाली पावर जुड़ जाएगी ना, तो 3 और 1 4 ए हो गया, 4 ए प्लस 2 अपॉन में 6 की पावर 4 ए। तो आपको पता है जब डिवाइड होता है यहाँ पे सेम चीज़ में डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 ए प्लस 2 माइनस 4 ए। ठीक है, ऊपर नीचे की पावर माइनस हो जाएगी, तो 4 ए से 4 ए कट गया, 6 की पावर 2 मतलब 36। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक माँ की एक माँ अपनी माँ की कह रहा हूँ, एक माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है। एक माँ अपनी बेटी से, अगर बेटी एक्स है तो माँ बेटी से 4 गुना बड़ी है, 4x है। पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है तो पिता बेटी से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, माता और पिता की आयु का योग 135 है, तो इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 9x बराबर 135 दे रखा है। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 नियम में 135। एक्स की वैल्यू 15 आ गई, पूछा गया है बेटी की आयु, तो बेटी एक्स है तो 15 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। जून के महीने में निखिल पहले 10 दिनों का औसत व्यय इतना होता है, एक्सपेंडिचर एवरेज इतना होता है। प्रत्येक 10 दिन बाद उसका औसत व्यय 15 रुपये कम होता जाता है। अगर वो इतने रुपए कमाता है महीने में तो उसकी बचत बतानी है। पहले 10 दिन में इतना एवरेज खर्च करता है, तो भाई पहले 10 दिन में वो कितना खर्च कर रहा है टोटल, 700 गुना 10। ठीक है, तो कितना कर रहा है, 7,000। ठीक है, प्रत्येक 10 दिन बाद उसका एवरेज जो खर्चा है वो 15 रुपये कम हो गया, तो अगले 10 दिन में वो कितना खर्चा करेगा। एवरेज खर्चा 700 था पहले, तो अब कितना कम हो गया, 685 हो गया अब। और 10 दिन तक अभी कितना खर्चा कर रहा है, 685 इंटू 0, इतना खर्चा कर रहा है अब वो। फिर अगले 10 दिन में, तो जून का महीना कितने का होता है, 30 का ही होता है ना, हाँ। तो अगले 10 दिन में फिर से इसका एवरेज खर्चा 15 कम हो गया, तो अब कितना कर दिया इसने, 660, नहीं 670, सॉरी 80 85। ठीक है, तो 6700, तो 0 5, एक सेकेंड ये इधर है ना 5। ठीक है, 8 7 15, 1 14 7 21 और 20, तो 20,550 और टोटल 23,000 रुपये कमा रहा है। तो बचत कितनी हो गई, 22 23 2,000 और 450, 2,000 450 ये रहा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15% छूट की बिक्री पर टी शर्ट का मूल्य इतना है, तो टी शर्ट का वास्तविक मूल्य 15% की छूट के बाद इतना मूल्य है। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को 15% की छूट देता हूँ तो कितना बचती है टोटल, अपना 85% बचती है। और 85% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू ये, अब इंटू 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये काटें, तो ये तो इससे घटा 17 × 85, 17 × 4 = 68, तो 5 × 8 = 40, तो 800। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, दोनों स्थितियों में ब्याज की दर इतनी है। तो ये सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, सीआई एसआई का अंतर दे रखा है। बट एक धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो भाई अर्धवार्षिक रूप से होती है तो रेट तो आधा हो जाएगा 10%, और टाइम 1 साल का 2 साल हो जाएगा। और 1 साल का साधारण ब्याज तो वो भी 2 साल में कन्वर्ट होगा, है ना, हाफ हाफ ईयर है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ना, तो टाइम अर्धवार्षिक है तो टाइम कितना हो जाएगा, डबल। तो 1 साल दे रखा है तो 2 साल हो गया, रेट आधी हो जाएगी 10%। और 2 साल का सी आई एस आई का अंतर कितना दे रखा है, 200। आपको पता है कितना होता है सी आई एस आई का अंतर 2 साल का, R² बटा 100%। तो R² कितना है, 10। आर कितनी 10, तो 10 का स्क्वायर 100/100%, कितना है 200। तो 1% की वैल्यू 200 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। सिंपल, ये तो पूछा ना इसने, धनराशि कितनी 100% होती है धनराशि। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। बोला क्या इसने, यदि वर्ष के दौरान व्यय कुल धनराशि इतनी है, तो निम्नलिखित में से किस मद पर व्यय की गई कुल राशि इतने रुपए के बराबर है। तो टोटल खर्चा इतना है, तो इतने के बराबर मतलब 50% है इसका ये। तो 50% का निकालना है, किस किस का 50% है, तो 50% निकालने में शिक्षा, शिक्षा कहाँ पे है, शिक्षा शिक्षा ये रही शिक्षा। और अन्य, अन्य कहाँ पे है, ये रहा अन्य। और बचत, बचत कहाँ पे है, बचत बचत ये रही। 50% हो रहा है क्या ये, नहीं 60% हो रहा है, तो ये नहीं होगा। परिवहन अन्य शिक्षा, परिवहन कहाँ पे है, ये रहा। अन्य कहाँ पर, परिवहन ये रहा। अन्य कहाँ पर है, अन्य 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 ये रहा। और शिक्षा कहाँ पे है, शिक्षा 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 ये रहा। ये 50% हो रहा है क्या, 25 30 40 50, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द
इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ही क्वेश्चन है ये तो। एक दिन में 1,000 किलोग्राम सब्जियां बेची गई तो बेचे गए टमाटर की संख्या कितनी है? 1,000 किलो बेची गई और टमाटर कितना प्रतिशत है, टमाटर कहाँ गए ये? 40% है, तो 1,000 का 40% 400 किलो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए, टाइम हमारे पास बहुत कम बचता हुआ। ये तो शायद इन्होंने सीक्वेंस ही दे दिया है ना, पहले रीजनिंग फिर मैथ्स, अब ये जीके जीएस आ गई। चलिए, थाईपुसम ऑलरेडी एक उसमें आया हुआ मॉक में हमारे, ये होता है तमिलनाडु में। उस वक्त हमने इसको स्किप किया था, लाइव मॉक ही लगाया मैंने, तो उसमें आया था ये। बट उस वक्त नहीं पता था, बट नहीं पता था इसलिए अब हमें याद करना पड़ेगा ना उसको, जो चीज़ हमारी गलत होती है मॉक में। कौन सी योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना? स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व से रिलेटेड है। सौभाग्य है बिजली से रिलेटेड। आयुष्मान भारत उससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य से। स्मार्ट सिटीज तो शायद ये होनी चाहिए, आई थिंक, गेस कर रहे हैं ना। भाग 14 में अनुच्छेद डैश से डैश डैश तक संघ लोक सेवा आयोग, तो यूपीएससी के बारे में कहाँ है? आर्टिकल 315 में, और वहीं से शुरू होता है पार्ट नंबर 14। ठीक है। चलिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में क्या सही है? इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं, बिल्कुल, सदाबहार वन भी कहते हैं, वर्षावन भी कहते हैं। सघन वन होते हैं ये, बिल्कुल, भूमध्य रेखा के पास उष्ण कटिबंध के करीब के क्षेत्र में, बिल्कुल सही, भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वन, तो दोनों सही हैं इसमें। एक मुद्रा की कीमत दूसरे के संदर्भ में डैश के रूप में जानी जाती है। एक मुद्रा की कीमत दूसरे से क्या होती है? संदर्भ में होती है विनिमय। तो एक मुद्रा का दूसरे से क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। लगभग 200 साल, 200 वर्ष के लिए किस 200 वर्ष के लिए उत्तरी प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था? महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण भाई मगध ही था, सबसे ज्यादा इसको ही पढ़ते हैं सब लोग। अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई कितनी गुफाएं और मंदिर हैं? यार, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, बाद में देखते हैं इसको। अपनी शहरी योजना में वेटलैंड संरक्षण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को जोड़ा गया? वेटलैंड्स, अब ये देखो, मुझे पता नहीं है सच ही, बट वेटलैंड्स अगर देखा जाए तो देखो भाई, अहमदाबाद और कैलकाता। चंडीगढ़ में तो नहीं होने चाहिए, इंदौर में भी शायद नहीं हो। तो अगर मैं इसमें देखूं तो जयपुर तो भाई वेटलैंड नहीं होगा ना, क्योंकि राजस्थान में, तो शायद ये होना चाहिए। मैं गैस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं है, बाद में सही आंसर देख लेंगे, है ना। कौन एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक था जिसने भरतनाट्यम नामक एक नई शैली की रचना की? भरतनाट्यम, ये ऑलरेडी आया हुआ पीवाईक्यू है ना। भरतनाट्यम पद्म सुब्रमण्यम थे शायद, आई थिंक, है ना, बाकी देख लेंगे इसको। कश्मीर में कड़ाके की ठंड अर्थात चिल्लई कला, ये आपने न्यूज़ में बहुत बार पढ़ा होगा कि चिल्लई कला का जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड कितने दिन पड़ती है? 40 दिन। कौन सा कथन सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, बिल्कुल सही। कावेरी की कुल लंबाई कितनी? कावेरी की लंबाई कुल तो भाई 1400 के समथिंग है ना, ये 1500 के समथिंग है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है केवल। हम्म। न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश की सिफारिशों पर लागू किया जाता है? कौन करता है? सीएसीपी इसकी सिफारिश करता है और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति इसको लागू करती है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस सांस्कृतिक स्थल को अंकित किया गया 89 में? लद्दाख शांति स्तूप, बोध गया में महाबोधि, सांची में बौद्ध स्मारक। सांची का स्तूप बहुत फेमस है, तो शायद ये हो, आई एम नॉट श्योर, बट मैं इसको लगा के चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि काफी फेमस है। 39 में हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध किस स्थान पर युद्ध लड़ा था? भाई, चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसको हुमायूं हार गया था, ठीक है, बाद में आया था फिर वो। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग। गौचा महोत्सव को लोकप्रिय रूप में व्रत महोत्सव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये समय मनाया जाता है जहाँ हिंदू डैश मनाते हैं। गौचा, शायद ये गौचा गौचा जो भी है, ये दशहरा होता है, गौचा दशहरा, शायद मैंने जो पढ़ा है। तो दशहरा रामनवमी के आसपास होता हो, आई एम नॉट श्योर, बट लगा रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्तियां, नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 1817 में किसने कई किस्तों की समानता के आधार पर 300 किया था, जिन्हें त्रिक त्रिक किसने किया था? त्रिक 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 का कौन था? मेंडलीव था, हेनरी मोसले था? त्रिक का है शायद, मोसले था ना शायद, आई एम नॉट श्योर, बट लगा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन बट। उड़ीसा में उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेक इन इंडिया उड़ीसा में, उड़ीसा में कटक भी है, कलिंग। मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेक इन इंडिया उड़ीसा में, उड़ीसा में कटक भी है, कलिंगा भी है। कलिंगा काफी फेमस स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, शायद ये हो,
बट आई एम नॉट श्योर, बट मैं तुक्के मार रहा हूँ है ना कुछ कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि लगाने पड़ेंगे। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है भाई? नर्मदा नदी पर है। एक कोशिका को डैश में रखा जाता है, कोशिका जल शुद्ध प्रवाह होगा, कोशिका के आयतन में कमी आएगी। आइसो भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता। भारतीय परिषद अधिनियम को डैश के रूप में जाना था? 1909 को कहते हैं भाई मॉर्लेमेंटो सुधार, और 1919 वाले को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताज किसको मिला है? पता नहीं, बट भाई हमें स्मृति मंदाना पसंद है तो इसको लगा के चल रहे हैं। धातु अधातु के संबंध के कौन सा कथन सही नहीं है? धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये तो शायद क्षारीय होते हैं ना ऑक्साइड धातु के। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो ये शायद इंटरचेंज कर दिया, गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। अधातु सदैव अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, सदैव, तो मेरे हिसाब से तो ये भी गलत होना चाहिए। तो कौन सा सही नहीं है? मेरे हिसाब से तीनों ही सही नहीं है। क्विचोटे, क्विचोटे भाई सलमान रुश्दी रुश्दी की है, बहुत फेमस बुक है, काफी बार पूछी जा चुकी है। किस सुधार आंदोलन की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में? दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है। कौन सा शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में केस केस चेंज करने का होता है भाई? F3। तो तीन ऑप्शन में तो शिफ्ट या कंट्रोल, शायद कंट्रोल प्लस F3 होता है शायद, आई एम नॉट श्योर, मैंने ये बट पढ़ा है F3 होता है ना केस चेंज का, तो देख लेंगे बाकी क्या है। जब जल एक द्रव में गैस, एक द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए डैश में जाने वाली ऊर्जा ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। एक द्रव से गैस में परिवर्तित होता है तो वाष्पीकरण की ऊष्मा होनी चाहिए आई थिंक, जब द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी पद्म भूषण हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को दिया गया इस बार? ये काफी न्यूज में भी रहा। किस स्थान पर? महाबोधि मंदिर, बोध गया में। भारतीय गवर्नर जनरल कौन है जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? स्थायी बंदोबस्त 1793 के आसपास चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय बल कहते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। वंशानुक्रम की, वंशानुक्रम मतलब इनहेरिटेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है? जीन होती है शायद, है ना, जीन्स होती है ना। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य की, इसको बाद में देखते हैं अभी। मास्टर ग्रंथि, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सा पद फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो गोल भी है, गोलकीपर भी है, नहीं है पूछा है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों ही संबंधित हैं। किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था भाई? ये गाया गया था 1896 में गाया था शायद, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। मलखम को किसने बना रखा? मलखम्ब है भाई मध्य प्रदेश का। दो संपर्क वाले, भाई क्या इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। जीएनपी को डैश के रूप में, जीएनपी क्या होता है? नेट नेशनल फैक्टर इनकम माइनस की जाती है ना। हाँ। अरे यार, ये समझाते समझाते ना काफी टाइम हो जाता है, इस वजह से। क्या हो गया क्या हो गया भाई? कुछ क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डीप में समझाता चला जाता हूँ तो इस वजह से टाइम का थोड़ा इशू बढ़ जाता है, बाकी इतना लेंदी पेपर तो नहीं था, तो टाइम का इशू तो मेरे हिसाब से इसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। बाकी जीएस में फिर से हम तुक्का मारने से रह गए कुछ क्वेश्चन में, तो भाई स्कोर हमारा रहा है काफ़ी कम। 85 स्कोर रहा है अराउंड, जो कि मुझे पर्सनली कम लगा थोड़ा सा, क्योंकि जीएस में थोड़े से तुक्के मारे जा सकते थे, और तुक्के इन द सेंस कि यार गलत भी थोड़े ज़्यादा हो गए नहीं। 7 जीएस में तो नहीं होने चाहिए फिर सारे के सारे गलत। क्या जीके जीएस उसमें रीजनिंग और मैथ्स में भी हमारे कुछ गलत हुए हैं क्या भाई? हो सकता है उसमें भी कुछ गलत हुए हों। बाकी भाई मार्क्स तो 85, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दीज मार्क्स। ठीक है। बाकी जो भी है भाई आपके सामने है, इतने हमारे करेक्ट हुए हैं और 7 हमारे गलत भी हुए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे मार्क्स कट गए अप्रॉक्स 2.5 के आसपास। 6 हमने स्किप किए हैं, जिसमें से हम थोड़ा सा कर सकते थे हल्का फुल्का सा, और बाकी चलो कोई नहीं, जो भी है अब समझाते समझाते हो गया ना, बाकी नहीं तो थोड़ा सा और कर सकते थे। बाकी अभी अभी मैं इस पे भी थोड़ा सा सोचूंगा कि कैसे इतना लंबा समय ना लिया जाए समझाने में, और जल्दी जल्दी से समझा के किया जाए चीज़ों को। ठीक है। तो बाकी भाई देख लो, ये है हमारा स्कोर, 87 हमने करेक्ट किए हैं, और 84.69 नेगेटिव मार्किंग लगा के, जो कि 13 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है इसको भी। ठीक है। तो मैंने तुक्के भी शायद मार दिए ज़्यादा, तो इस वजह से भी हो गया ये, है ना। खैर जो भी है, ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट का स्कोर। तो आप भी
मॉक टेस्ट लगाइए इसको, और आई होप कि आपने शायद लगा भी लिया होगा, तो आपका स्कोर अच्छा ही रहा होगा। ठीक है, तो आप भी पढ़ते रहिए। बाकी एनटीपीसी का मॉक है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल एनटीपीसी के लिए ही यूज़फुल है। आप इसको आरपीएफ के लिए भी लगा सकते हो, ग्रुप डी के लिए भी, जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं सभी के लिए आप इसको लगा के देख सकते हो। ठीक।